अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना बादशाह। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, इस वक्त अगर ये कहा जाए कि मुल्क में एक सियासी बहरान नज़र आ रहा है तो गलत ना होगा। उसकी वजह यह है कि हुकूमत जो कि इत्तिहादियों की बेस पर हुकूमत चला रही है वो हुकूमत से कुछ नाला दिखाई दे रहे हैं और एक इंतहाई अहम कानून साजी में उन्होंने हुकूमत का साथ देने से इनकार भी कर दिया था। अभी तक उनके तहफ़्फ़ुज़ात बाकी हैं। अब वो किस हद तक अगले इजलास तक दूर हो पाते हैं या नहीं, इसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार तो करना पड़ेगा। लेकिन राइट नाउ हम ये कह सकते हैं कि हुकूमत अपने इत्तिहादियों को कम अज़ कम कुछ ख़ास इस्लाहात और कुछ ख़ास बिल्स के हवाले से एतमाद में नहीं ले सकी। दूसरी जानिब अपोजिशन भी मौके का फ़ायदा उठाने के लिए पूरी तरह से कमर बस्ता है। वो तमाम लोग जो पहले बिखरे नज़र आ रहे थे, अब दोबारा से सफ़बंदी करके एक साथ इकट्ठे होकर हुकूमत पर मज़ीद दबाव बढ़ाने के लिए प्लानिंग्स भी कर रहे हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं और जल्द से जुलूस का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ये सारी सूरत हाल एक पॉलिटिकल क्राइसिस ही कही जा सकती है, क्योंकि अमलन हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट गैर फ़ाल है, जिसमें कोई लेजिस्लेशन जो है हुकूमत अपनी मर्ज़ी से करने में कासिर नज़र आ रही है। तो आखिर इस सारी सूरत हाल का हल क्या निकलेगा? क्या हुकूमत को घर जाना ही होगा या फिर कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी? इसी हवाले से सबसे पहले आज गुफ्तगू करेंगे। आप सबको खुशामदीद के और पहले इमरान साहब की तरफ आते हुए, इमरान साहब, एलाइज़ के हवाले से तो हमने उस दिन भी बात की कि जाहिर है कि एलाइज़ के मसाइल हैं। MQM अपने तौर पर नहीं चाह रही है कि EVM जो है उसको लाया जाए। काफ लीग के अपने भी मसाइल है, वो पंजाब के हवाले से काफ़ी शिकवे शिकायत करते नज़र आ रहे हैं। अभी लेटेस्ट इस हवाले से ख़बर क्या है, क्योंकि काफ लीग का एक अहम इजलास आज हुआ है और उस इजलास की ख़बरें अंदर की कुछ हमारे साथ शेयर करें कि वो लोग अभी हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार हैं या किसी फैसला कुन मोड़ पर पहुँच चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, इस सवाल के जवाब के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो ये है कि वो फैसला कुन मोड़ पे पहुंच चुके हैं। अच्छा, हाँ जी, मुस्लिम लीग काफ फैसला कुन मोड़ पे पहुंच चुकी है, लेकिन इस फैसला कुन मोड़ पे उन्होंने अमल कब करना है ये अभी बाकी है। यानी ये तो उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए जिससे अगले इलेक्शन में उनका फ़ायदा हो, लेकिन अब ये फौरी तौर पे क्या मामला है उसके लिए उन्हें इंतज़ार है। और इंतज़ार आपको पता है पाकिस्तानी सियासत में बड़ा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे इत्तेहादी जो हैं उनके लिए इंतज़ार। देखें, जब आप किसी के कहने पे किसी के साथ मिलते हैं तो उसको छोड़ते वक्त भी आपको उस किसी को एतमाद में लेना पड़ता है या उस किसी के इशारे का ख्याल करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, जो ये सिर्फ मुस्लिम लीग काफ की बात नहीं, तमाम इत्तेहादियों की बात। आप देखिए, इस बात को समझने के लिए कि 2018 में जब इलेक्शन हुए, इमरान खान साहब ने हुकूमत बनाना थी, PTI क्योंकि इतनी सीटें नहीं जीत सकी थी कि अकेली हुकूमत बनाती, तो फिर कुछ मददगारों ने मदद की और GDA हो या काफ लीग हो या MQM हो, वो इमरान खान साहब के साथ मिल गए। वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं उन्होंने खलब भी उठा लिया और पंजाब में और KP में तो खैर उन्हें इत्तेहाद की ज़रूरत ही नहीं थी, इन्होंने वफाक और पंजाब में इत्तेहादियों के साथ मिल के हुकूमत बना ली। अब हुकूमत तो बन गई, लेकिन क्या इन इत्तेहादियों की ख्वाहिशात और वादे पूरे हुए? क्या इत्तेहादियों को भी छोड़ दें, क्या अवाम को जो इमरान खान साहब से तवक्कुआत थी, इमरान खान साहब जो कंटेनरों पे खड़े होकर वादे करते थे, जो ख्वाब दिखाते थे, क्या वो पूरे हुए? जब वो नहीं हुए तो इत्तेहादियों के बाद शिकवे जायज़ भी हैं। नहीं, अगर वो पूरे नहीं हुए तो अगले इलेक्शन में 5 साल के लिए मैंडेट मिला था ना, ये तो नहीं मिला था लाली साहब कि 3 साल बाद ही अगर नहीं ख्वाब पूरे होंगे तो भाई फिर इनको चलता कर देंगे। अगर अभी टाइम है उनके पास, तो जहाँ इतना टाइम गुजरा है, आप समझते हैं कि ये मज़ीद पूरा टाइम होना चाहिए? एक तो ये जमहूरियत का तसलसल भी रहे, डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा है, बीच में कोई इंटरप्शन इस तरह की ना हो, और वैसे भी एक फेयर जजमेंट के तौर पे भी देखा जाए तो। हाँ बिल्कुल समीना, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप हमारे साथ बैठने चाहिए एज एन एनालिस्ट। बैठिए, मैं तो बिल्कुल आप मानता हूँ जो आप बात करें। देखिए, और साथ साथ मैं आपको पूछूंगा, और बिल्कुल सही कहा आपने, साथ साथ मैं ये कहूँगा कि क्यों भाई, क्या हो गया है काफ लीग को कि वो चाहते हैं कि दो इतने करप्ट पार्टीज या
इन हाउस चेंज, यार इलेक्शंस के बाद, इलेक्शंस तो खैर, इन हाउस चेंज में वही आ जाए वापस और फिर आप उनके साथ मिलके एक अक्सरियत फॉर्म करें। सबसे बड़े करप्ट पार्टीज जो थे इस मुल्क में, जिनके लीडर्स पता नहीं कितने चार्जेस के खिलाफ एक भगोड़ा है, किधर है, क्या नहीं हो रहा है उनके साथ। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप समझते हैं कि आपसे और शरीफ से ऐसे कोऑपरेशन हो सकता है, कोलैबोरेशन इन अ गवर्नमेंट आपके परवेज इलाही साहब और शरीफ से हो सकते हैं? हमें तो कहा जाता था कि आप लोग एक एक से नफरत करते हैं और करते हैं, मैं पता है मुझे। तो एक और चीज मुझे आप बताएं, मीटर रीडर खुर्शीद शाह साहब ने एक प्लान दिया, वो जैसे वो निकल आए 7 स्टार जेल से सक्कर से, उन्होंने एक प्लान दिया। क्या आप समझते हैं कि ये प्लान से आपको और पावर मिलेगा, आपको काफ लीग, आपको MQM, और क्या एक बेटर गवर्नमेंट बनेगा? क्या आप समझते हैं कि बाइडेन और मूडी इसलिए इश्क करते हैं नवाज शरीफ के साथ, उसको भी एक, उनको दोनों को एक मौका देना चाहिए कि उनके बंदे को वापस ले आए, माने ले आएं और फिर छोड़ जेल से और अपील से। वैसे ये सब हो सकता है इस मुल्क में, क्या नहीं हो सकता है, मगर क्या उनके लिए आप लोग छोड़ रहे हैं PTI को? देखिए बात सीधी सादी है। क्या आप समझते हैं कि वर्ल्ड के ऑयल और गैस प्राइसेस और खाने के प्राइसेस वो सब कम हो जाएंगे इसलिए आपका यू हैव वोटेड इमरान खान आउट ऑफ पावर और महंगाई खत्म हो जाएगी? प्लीज देखिए, आपका कंप्लेंट जायज है, इनके खिलाफ आपने बिल्कुल सही किया कि कंप्लेंट कर रहे हैं, मगर खुदकुशी जायज नहीं है, बल्कि खुदकुशी तो हमारे मजहब में आपको पता है हराम है। हिलाली साहब गुजारिश ये है कि आप जो बात कर रहे हैं ना, आपको किसने ये कहा है कि काफ लीग या चौधरी परवेज लाई नवाज शरीफ को हुकूमत में लाने के लिए या मुस्लिम लीग नून को हुकूमत में लाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं? सर मेरी बात सुने, आज मैं आपको एक खबर दे रहा हूं, नतीजा तो यही है। ना हिलाली साहब, आप अपना नतीजा हंसना ना करें, आप उनकी गेम समझें, काफ लीग की। मैं आपको एक खबर दे रहा हूं, अब इस पे आप गौर करें जरा। मुस्लिम लीग काफ के जो चौधरी परवेज लाई साहब हैं और जो उनकी टीम है, उनके रुफ़ाकार हैं, जो इजलास है, वो ये बात करते हैं कि जनाब हमने 3.25 साल गैर मशरूत तौर पे इनकी मदद की है, इनकी हर हाल में मदद की है, इनको सेनेट का इलेक्शन जितवाया, इनके बंदे जब इलेक्शन में खड़े हुए ये किसी से वोट मांगने नहीं गए, हमने मैनेज किया। तो अगर बलोचिस्तान में, गौर कीजिएगा, अगर बलोचिस्तान में स्पीकर जो है वो वजीर आला बन सकता है, तो पंजाब में स्पीकर वजीर आला क्यों नहीं बन सकता? पंजाब में भी तो जो बुज़दार साहब हैं, जो वसीम अकरम प्लस हैं, अगर उनकी कारकर्दगी पे सवालिया निशान हैं, कोई इत्तेहादी उनसे खुश नहीं, इवन PTI के अपने लोग उनसे खुश नहीं, तो फिर पंजाब में अगर हम PTI को पूरा साथ देते हैं तो वो भी वाइस वर्सा हमें पूरा, हम पे एतमाद करें और हमें भी वजारत आला दी जाए। वहां तो उसी पार्टी के ही दूसरे बंदे को वजारत आला मिल गई ना, यहाँ तो अब पंजाब में काफ लीग की बहुत कम सीटें हैं, कैसे उनको वो दे दें? अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपका भला करे, आमीन। आपकी याददाश्त का हाल भी ना हमारी पाकिस्तानी कौम जैसा। अच्छा। हमें बातें याद नहीं रहती। आपको पता है पंजाब में चौधरी मंजूर भट्टू साहब, मैं इसलिए याद नहीं ना सही, क्योंकि मैं उस दौर में थी नहीं। नहीं ये अब जब आप यहाँ बैठी हैं ना, तो हम तो उस दौर की बातें नहीं। लाली साहब आप तो उस दौर से भी बहुत पुराने हैं, आप मुझे ये बता दें। हाँ मैं तो बिल्कुल था। मियां मंजूर भट्टू तो PPP में आ गया ना, भट्टू PPP बन गया। ना उस वक्त भट्टू PPP नहीं बने थे, उस वक्त भट्टू PPP नहीं बने थे। हाँ जी, और उनकी उस वक्त नहीं था, 1 महीने बाद बन गया, वो नकाई भी आ गया। छोड़े ये आप एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, पता नहीं दखियानों के पीछे। मैं आपको बताता हूँ, द टेल बहुत कम दुम कुत्ते को हिलाता है, कुत्ता दुम को हिलाता है अमूमन। और अब आप ये बायोलॉजिकल वंडर्स क्रिएट कर रहे हैं कि दुम कुत्ते को हिला रहा है। मैं आपको सिर्फ कहना चाहता हूँ, एक सीधी सादी बात है कि
बिल्कुल सही कहा आपने। शायद परवेज, मैं तो समझता हूं परवेज इलाही बुज़दार से बहुत बेहतर होगा। मैं कहता हूं परवेज इलाही बेचारा किसी पार्टी में अगर उसको चीफ मिनिस्टर बना दें और पार्टी उसके साथ चलती है, ही वुड बी बेटर देन मिस्टर बुज़दार। मगर ये चीजें हो नहीं सकती हैं और ना पीटीआई ऐसे चीज को सपोर्ट करेंगे। आप एडमिशन ऑफ डिफीट मेजर, हाँ अब आप ये कहेंगे कि पीटीआई को तोड़ो, जहांगीर तरीन को ले आओ और जो दूसरे नहीं, अगर पीएमएल-एन बनवाना चाहे तो फिर हो सकता है ना। अगर हिलाली साहब पीएमएल-एन अगर बनवाना चाहे तो फिर हो सकता है, क्योंकि उनके पास ऑलमोस्ट उतनी स्ट्रेंथ है जितनी बात समझे बात। हम तो ये कहते नहीं कि आप नफरत करते हैं एक से, वो तो है, लेकिन वैसे एक बार बता रही हूँ, इमरान को कहने दें। इमरान आप बात करें, सॉरी। हम क्यों ये चाहें कि जी मुस्लिम लीग उन्हें बनाए या पीटीआई टूटे? हम तो नहीं चाहते। सबसे पहली बात, मैं तो खुद जाती तौर पे बहसीयत इमरान याकूब इस बात का 100% हमायती हूँ कि असम्बलियों को 5 साल पूरे करने चाहिए। जमहूरियत उस वक्त तक मजबूत नहीं होगी जब तक आप 5 साल, ठीक है आपको इख्तलाफ है या आपके इतफाक है, लेकिन आप बर्दाश्त करें। अगर अवाम ने 5 साल के उन्होंने मुंतखब किया है, इमरान खान साहब भी 5 साल पूरे करें। पंजाब में भी अगर बुरी परफॉर्मेंस है तो ज्यादा एक्सपोज हो जाएंगे और टाइम मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इतना है, देखें कि ये मेरी और आपकी सोच है। सियासतदान किसी दूसरे हवाले से सोचते हैं, और आप किसी भी सियासतदान को, अगर इमरान खान साहब अपोजिशन में होते हुए ये सोच सकते थे कि मैं वजीर आजम बनूंगा, तो चौधरी परवेज लाई का क्या नाक बहता है कि वो ये नहीं सोच सकते कि मैं वजीर आला बनूं? गुजारिश ये, हर बंदे को ये इख्तियार और ये हक तो हासिल है कि वो अपने लिए सोचे कि उसने सियासत में क्या किरदार अदा करना है। इसलिए अगर उन्होंने ये सोचा है तो मैं समझता हूँ कि ये कोई गलत सोच नहीं है, क्योंकि वो पंजाब में पहले अच्छे तरीके से, और बहुत से लोग तो कहते हैं कि वो इवन शहबाज शरीफ से भी ज्यादा बेहतर रजीम था उनका। मैं ये कहता हूं कि अगर इमरान खान साहब ने उस वक्त बुज़दार साहब की जगह किसी और को सीएम बनाया होता तो शायद उनकी कारकर्दगी यहाँ बेहतर होती, या हो सकता है बुरी होती। लेकिन एक इसमें इम्पोर्टेंट बात ये ना कि ये सब चीजें ऑपोजिशन सोच तो रही है, जैसे आपने कहा कि ज़ाहिर ऑपोजिशन की जमातों के ये हक हैं कि वो सोचें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सोचते भी हैं, लेकिन करने के लिए जो डेयरिंग स्टेप्स चाहिए, जो एक विल चाहिए और जो उसूल होने चाहिए, वो उनके आपस में भी तय नहीं होते। अभी कल ये मिलते हैं और आज एक दूसरे पे तनकीद शुरू कर देते हैं। मैं आपको ज़रा सुनवाना चाह रही हूँ कि कमर ज़मान कायरा साहब क्या गुफ्तगू कर रहे हैं बैकडोर राब्तों के हवाले से। तो ठीक ठाक लताड़ा है कायरा साहब ने। इमरान साहब पहले आप कमेंट करें, मैं हिलाली साहब का अच्छा, मेरी गुजारिश ये है कि बैकडोर राब्तों की ये जो कायरा साहब बात कर रहे हैं, तो पहले अपने लीडर से तो पूछें कि क्या वो बैकडोर राब्ते नहीं कर रहे क्या उनके ये राब्ते नहीं हैं? इस हमाम में सब ही गंदे हैं, सब नंगे हैं समीना, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। और एक आपको और बात बता दूं, अभी जो हमारे वाकफान आल हैं उनकी तो इतलात ये हैं, हमारे वाकफान आल हिलाली साहब ये कहते हैं कि जो इत्तेहादी हैं वो भी अभी अपनी चीज़ें मनवा के, अपने मुतालबात मनवा के, तो एंड ऑफ द डे ईवीएम पे हुकूमत को वोट कर देंगे। लेकिन देखिए, आप इत्तेहादियों की बात भी समझे। जब आप इत्तेहादियों को लिफ्ट नहीं कराएंगे तो फिर वो तो मजबूरन इस तरह के काम करेंगे ना कि आपको अपना एंगर, अपनी नाराजगी शो करें, अपनी अहमियत बढ़ाएं। मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब कैबिनेट में बात होती है, कैबिनेट में इत्तेहादियों के लोग मौजूद हैं, तो जब वहाँ पर डिस्कशंस होती है मुख्तलिफ बिल्स के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, तो ऑब्वियसली वो ऑन बोर्ड ही होते हैं ना। जाहिर है कि उनके इत्तेहादियों के मिनिस्टर्स भी हैं, 2-2 मिनिस्टर्स मौजूद होते हैं एमक्यूएम के भी। तो अब ये ज़रूरी तो नहीं कि हर एक चीज़ पे करने से पहले, हर कोई सलाम करने से पहले भी कोई इमरान खान साहब डायरेक्टली उसी सतह का राब्ता होगा तो फिर ही वो कहेंगे कि हम एतमाद हैं। भाई कैबिनेट में आपको नुमाइंदगी दी है तो दैट मीन्स कि आप एतमाद में हैं, आप साथ फैसले कर रहे हैं, वहाँ अपनी ओपिनियन दें। यहाँ कैबिनेट में फैसले कितने होते हैं? अक्सर तो बहुत रेगुलर कैबिनेट में बात होती है, बड़ी बात होती है। अक्सर जो इस तरह की बातें होती है ना, वो हिलाली साहब को पता है, वो फाइल भिजवा के ना तो वजीरों से साइन करवा लिए जाते हैं। मैं लाली साहब जी, लाली साहब, अब ये कायरा साहब की भी जो है कमेंट्स, उस पे भी आपके कमेंट्स, और जो अभी हम बात कर रहे थे उस पे भी। देखिए, कायरा इज एब्सोल्युटली राइट, वो बिल्कुल सही कह रहा है।
वो कह रहा है कि भाई अगर आप चाहते हैं कि अच्छी गवर्नमेंट हो मुल्क में तो नो कॉन्फिडेंस, और आप समझते हैं कि ये गवर्नमेंट बेकार है, नो कॉन्फिडेंस मूव करो और ख़त्म करो, इन हाउस में किसी और को लाओ, उसको सपोर्ट करो अगर आप समझते हैं उनसे बेहतर होगा। मगर ये जो कह रहा है ये होता नहीं है इस तरीके से, और हिस्ट्री शोज कि ये ऐसा नहीं होता है। बड़े देर तक पहले तो बातचीत शुरू हो जाती है इनकी, कौन आएगा कौन पोस्ट, ये वो, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और दूसरी बात ये है कि भाई फर्रुख नसीम लॉ मिनिस्टर है आपका, हर चीज पे उसका एक राय होता है MQM। अच्छा, और दूसरी बात सिर्फ ये है कि कैबिनेट में अब कितने कैबिनेट मीटिंग्स मैंने एज अ ऑफिशियल अटेंड किया है, वो होता ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर को पता होता है अमूमन कि भाई एक आदमी का क्या व्यूज हैं, इसलिए कि वो मिलाप में वो पता चल जाता है कि ये फेवर करता है कि नहीं करता है। और बेनज़ीर जब अगर वो सोचती थी कि यार थक गई हूँ मैं इस आदमी को सुनते सुनते, तो जब कैबिनेट में वो आता है तो जब उसका बारी आती है तो उसको स्किप कर देती है, कहती है नेक्स्ट, 6 नंबर नहीं 7 नंबर। ये भी होता है, बहुत सारी चीजें होते हैं। बात असल ये है कि कैबिनेट गवर्नमेंट का मकसद ये नहीं कि हर मेंबर कैबिनेट में अप्रूव करे। कैबिनेट गवर्नमेंट का मकसद ये है कि मेजॉरिटी along with the head of the prime minister approves। ये नहीं है कि हर आदमी करे और तालियां बजाने नहीं, मैं एग्जैक्टली मेरा यही पॉइंट है लाली साहब कि जो ये एलाइज ये बात कह रहे हैं वो तो इस तरीके से बिहेव करते हैं कि जैसे ऑल ऑफ अ सडन वो उठे और उनके सामने एक पेपर रख दिया गया। तो मैं ये कह रही हूँ इतने रेगुलर कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं जितनी मेरा ख्याल है कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी गवर्नमेंट में नहीं हुई। अब मैं ये इस पे बात नहीं कर रही कि वो कितनी यूजफुल होती है नहीं, लेकिन होती है। मैं तो कहता हूँ समीना, इनको एक सबक सिखाना है, इनको एक सबक सिखाना है। ऊपर से भी आवाज आ गई है, इनको सबक सिखाओ, इनको बताओ कि ये ठीक से चलें और ये वो, आप समझ गए ना मेरी बात। इनको रॉक द बोट अ लिटिल बिट, ये नहीं है कि अपसेट द एप्पल कार्ट कंप्लीटली, मैं रॉक द बोट अ लिटिल बिट। तो मेरे ख्याल में हम सब समझते हैं कि इन्होंने गलतियां की हैं और खुद भी मानते हैं गलतियां हुई हैं, मगर मैं नहीं समझता कि ऐसे वक्त 1.5-2 साल जो रह गए हैं उसमें एक पूरा एप्पल कार्ट को अपसेट करके वो लोग आएंगे जो पहले तो मैं समझ रही थी कि शायद ये कोई अदम एतमाद की तरफ जाएं, लेकिन जैसे मैं अभी कायरा साहब की बात सुन रही थी तो उससे तो मुझे इमरान साहब यही लग रहा है कि इनके दरमियान तो अभी भी कंसेंसस नहीं है कि इन्होंने करना क्या है। समीना बात सुने, इन्होंने ये सारी जो चीजें ना ये तो हो जाएंगी, लेकिन पहले मैं हिलाली साहब की एक बात पे जरूर कमेंट कर दूं। हिलाली साहब ने जिक्र किया था कि इनका एक मिनिस्टर फरोग नसीम साहब तो कैबिनेट में मौजूद होते हैं, हर राय देते हैं। तो हिलाली साहब आपकी इतला के लिए अर्ज है, आपको याद होगा कि MQM तो कह चुकी है उनके बारे में कि ये हमारे कोटे से कोई नहीं है, हमारा कोटा नहीं है, ये यानी कि वो उस तरह से नहीं सर MQM के साथ इसका नाम है यार, कमाल है। सर हिलाली साहब ये आप जो बात कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, MQM बाकायदा ये कह चुकी है, उन्होंने ये बयान भी दिया था, मीडिया से भी कहा था कि खालिद वो कुछ लोगों की खास चॉइस के ऊपर वो वहां पर है। हमारा कोटा जो है, जब उन्होंने ये मुतालबा किया था कि हमें एक और मिनिस्ट्री दी जाए तो उनसे यही कहा गया था कि जनाब ये तो पहले ही आपके, लेकिन वो तो सॉर्ट आउट हो गया मेरे ख्याल है। इनकी जो मिनिस्ट्रीज वाले इश्यूज थे मोनिस भी बन चुके हुए हैं, जो एक काफली का पुराना मसला चल रहा था, फिर इनका भी मतलब 6-6 सीटों के साथ 2-2 मिनिस्ट्रियां, सेनेटर्स भी, और क्या लेना है अब। इशू ये नहीं, इशू ये इमरान साहब आज मुझे फोन आया था इशरतुल्लाबाद से, किसी ने उसको कहा था कि हम कुछ अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए उनके बारे में, तो उन्होंने वेरी काइंडली उन्होंने मुझे फ़ोन किया और शुक्रिया अदा किया ये वो, तो फिर हमारी कोई बातें हो गई, होती रही थी। और इतने डिविजन्स हो गए हैं ये MQM में, मेरा मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा हो गए हैं, मैं मतलब है कि MQM जो एक ज़माने में एक टोटली यूनाइटेड डिसिप्लिन पार्टी होती है, अब तो वो नहीं है ना। तो अगर खालिद मकबूल कह रहा है ये नसीम फारूक नसीम हमारे साथ नहीं है, आई डोंट थिंक इसका मतलब ये है कि फारूक नसीम ने इस्तीफा दे दिया MQM से। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं तो आपसे वो ये मतलब उनका ये था कि वो जिन लोगों को बनवाना चाहते थे वो कह रहे थे कि ये हमने नाम सजेस्ट नहीं किया था। अच्छा, दूसरी बात आ जाती है अब आपके सवाल की तरफ। देखें कि जो काफ लीग का सारा खेल है ना, ये इस वजारत के लिए या उसके लिए नहीं है। काफ लीग का सारा खेल ये है कि वो अगले इलेक्शन में
वो जब भी हो, तो वो जिससे मर्जी करे। नहीं, वो अगले इलेक्शन में पंजाब में अपना बेहतर रोल चाहते हैं। अब वो ये अपनी जगह बनाना चाहते हैं, वो इस सारी चीज़ों में ये सारे वो सियासी जो दाव पेच है इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि अवाम में और ख़ास तौर पे इलेक्टेबल्स में ये तासुर जाए कि काफ लीग जो है बड़ी इफेक्टिव जमात है और उसका आगे भी कोई रोल है ताकि उनकी सीटें अगले इलेक्शन में बढ़ सके। बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें हर कोई इंडिपेंडेंट है अपने लिए आगे की जो भी हिकमत अमली तय करे। एक लास्ट चीज़ जिस पे मैं सवाल करना चाहूँगी कि अभी हमने ये तो देख लिया कि हमें नहीं नज़र आ रहा कि पार्लियामेंट के अंदर कोई ये बहुत ज़्यादा अभी कोई लेके आएंगे क्योंकि कंसेंसस नज़र नहीं आ रहा, लेकिन क्या कोई लॉन्ग मार्च कोई इस टाइप की बाहर सड़कों पर कोई एजिटेशन हो सकती है? क्योंकि असद उमर साहब ने एक तबसरा किया अपोजिशन के हवाले से कि जनाब ये एक बीमारी है जो आती है सर्दियों में और फरवरी में ही चली जाती है। क्या एग्जैक्टली उन्होंने कहा, सुन लेते हैं उनकी बात। ये कहानी हर 3 महीने के बाद शुरू होती है और हर 3 महीने के बाद यही बताया जाता है कि हुकूमत जो है वो खत्म होने वाली है और बस अभी गए और इमरान खान वो जाने वाले हैं। इमरान खान बैठे हुए काम कर रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी बेहतर करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। जब सर्दियां आती हैं तो सर्दी के साथ साथ बीमारियां आती हैं, जुकाम आता है, नजला आता है, खांसी होती है। इसी तरीके से पिछले 3 साल से सर्दियां आती हैं तो ये पीडीएम वाली बीमारी भी आ जाती है। ये भी फरवरी मार्च तक फिर इंशाल्लाह ताला इनकी वैक्सीन लग जाएगी, वापस चले जाएंगे। तो ये अब लोग कुछ कमेंट करना चाहे तो ये वो मिनिस्टर साहब है ना, मैं एक चीज मैं कमेंट कर दूं, सॉरी, एक चीज सिर्फ वेरी ब्रीफली। कल आपने देखा था इसका क्या अटेंडेंस था कराची में? 3 करोड़ का जो सिटी है, आपने देखा था क्या अटेंडेंस था? मौलाना साहब का 2000 लोग थे। अच्छा, 2000 लोग थे, 3 करोड़ में से 2000 आए थे। छोड़े जी इनकी बातें, छोड़े। इमरान साहब, असल बात यही है हिलाली साहब, मैं आपसे कई दफ़ा कहता हूँ कि इन जलसे जुलूसों की तादाद पे ना जाया करें। जलसे जुलूसों की बिना पे कुछ नहीं होता, ये ऐसे लोग तमाशों के लिए आते हैं। वैसे आपस की बात है, सॉरी, लेकिन शहबाज शरीफ और मरियम नहीं थे तो ज्यादा कवरेज भी नहीं हुई पीडीएम के जलसे की। मुझे तो याद भी नहीं रहा कि उस व्यक्ति के कितने लोग हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वही वजीर साहब थे ना, असद उमर साहब, मेरा ख्याल है, जिन्होंने कहा था कि ये जब सहाफ़ियों पे तशद्दुद होगा तो ये ठीक हो जाएंगे। फिर PUFJ ने इस पे अपना जो है ना एहतजाज भी किया था। असद उमर साहब जो है ना, ये असल में रिप्लेस करना चाहते हैं शेख रशीद को। अच्छा। जिस तरह शेख रशीद साहब मीडिया के सामने आके फुलझड़ियाँ छोड़ते थे ना, ये भी कोई ऐसी बात कर। भाई देखें, बात ये वैसे PFUJ ने बिलावल की बात पे क्यों नहीं कुछ रिस्पॉन्ड किया था जब उन्होंने कहा था कि बड़े नाजेबा अल्फाज थे जी, भौंकते हैं मीडिया के लोग। इसमें ऐसे करते हैं कि ये भी इंसल्ट करना चाहते हैं शेख रशीद को या असद उमर? लेकिन ये भी हम देखते हैं कि सिलेक्टिव सा ही रिस्पॉन्स होता है एट टाइम्स। आपको हैरत होगी, फिर मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। ये आपकी अभी जिस बिलावल के बयान की आपने बात की है, उसके बाद ना सिर्फ PFUJ का आया था बल्कि उनके जो हामी साफी समझे जाते हैं, अच्छा, उनकी तरफ से भी इस पे गुड इनफ, अगर आया है तो गुड इनफ, ठीक है। चलें जी, बिल्कुल एक दूसरे की रिस्पेक्ट रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो बात है वो ये कि देखना ये है आने वाले दिनों में अपोजिशन आखिर क्या हुकूमत को कितना टफ टाइम दे पाती है, और जो बज़ाहिर लग रहा है कि ये रीयूनाइट हो रहे हैं, वाकई ये रीयूनाइट होंगे या फिर अंदर से वही चीज़ निकलेगी जो हमने पिछले साल सारा कुछ देखा। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो मौसमी बीमारियों का जिक्र हो ही गया है, तो फिर स्मॉग की भी बात करेंगे जो कि एक मौसमी बीमारी बन चुकी है, हर साल हमें भुगतना पड़ती है और लाहौर के शहरी इस वक्त शदीद जो है वो इस नज़ले ज़ुकाम वगैरह में मुब्तला हो रहे हैं। इस पर डिटेल में बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, स्मॉग का मौसम शुरू हो चुका है। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं हमारे यहाँ 12 मौसम है, लेकिन मैं तो समझती हूँ 13 मौसम है, क्योंकि स्मॉग भी एक मौसम की तरह ही अब वारिद हो जाता है और कुछ अरसा रहता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी रहती है शहरियों को। स्मॉग में अगर पर्टिकुलरली बात की जाए तो जाहिर सी बात है ये सिर्फ फॉग की तरह लग रहा होता है, लेकिन ये बेसिकली फॉग नहीं होती, चूँकि एयर क्वालिटी इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि उसकी वजह से विजिबिलिटी मुतासर होती है और जो पार्टिकल्स इसमें डस्ट के और पोल्यूशन के होते हैं वो आपकी सांस के अंदर लंग्स में जाते हैं और उसके बाद फिर आपको
जो सांस की बीमारियां हैं, वो नज़ला ज़ुकाम जो मौसमी है, ये सारे असरात भुगतना पड़ते हैं। और इस वक्त यही सूरत हाल जो है ख़ासतौर पर लाहौर के शहरियों को भुगतना पड़ी है। लेकिन ये मामला सिर्फ लाहौर तक ज़ाहिर महदूद नहीं है, बड़े शहरों में ये मसाइल हैं जहाँ पर हमारी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ख़राब है। और कराची की भी अगर बात की जाए तो वो सीवियर तरीके से इस आलूदा तरीन शहरों में शुमार होने लगा है, जहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इंतहाई ख़राब है। लेकिन क्या वजह है कि इस पर कभी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती कि इन चीज़ों को भी ठीक करना है, और चीज़ों पे इतनी ज़्यादा टाइम वेस्ट किया जाता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं हमें इंटरप्ट करती हैं, हमें डिस्टर्ब करती हैं, उस पर क्यों नहीं बात होती। इलाही साहब की तरफ पहले जाऊँगी। इलाही, कराची में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब है। इसमें एक बहुत बड़ी वजह तो ये भी है ऑब्वियसली कि यहाँ पर ग्रीनरी बहुत कम है। लेकिन आपको लगता है कि कोई यहाँ पर अवेयरनेस भी है ऐसी कि इसको ठीक करना है, कोई इन्वायरमेंट को बेहतर बनाना है? नहीं, कुछ नहीं है। और अगर होता तो फिर आपके पास लोग होते जो कंट्रोल करते। जो रिक्शा आपके सामने जा रहा है और इतना धुआं निकाल रहा है कि आप वो नज़र ही नहीं आ रहा है आपको, तो सोचिए ऐसे अगर 10-20 रिक्शा दिन रात काम करें तो क्या होगा इस मुल्क का हालत और इस शहर का हालत। और तो बिल्कुल एक ज़माने में नहीं, कुछ दिन पहले सुना है कि वर्स्ट क्वालिटी पूरे दुनिया में कराची का था। समीना, कहने की बात यह है कि देखिए ये जो आपका जो है लाहौर का, मैंने सुना है लाहौर का जो ये है वो 3 वजह से होता है। वो इसलिए होता है कि वो इर्द गिर्द जो खेत हैं, वो हमारे किसान जो हैं वो जब फसल काट के फिर उसको आग लगा देते हैं। दूसरा है कि कोयला इस्तेमाल होता है, बहुत सारा कोयला इस्तेमाल होता है। ये दुनिया का है आई थिंक, या हमारे रीजन का है। और तीसरा जो है वो ईंटें जो बनते हैं। तो मैं तो हैरान हुआ कि ये मैं पढ़ रहा था कि ग्लासगो में जो अभी ये मीटिंग हुआ था, हिंदुस्तान और चीन ने एक दफ़े, पता नहीं कब वो पहले इकट्ठे हुए थे, मगर इस दफ़े दोनों इकट्ठे होके कहने लगे कि हम कोयला जलाएंगे 2070 तक। और भाई पूरा दुनिया कह रहा है ख़त्म करो कोयले को, और हमारा जो है ये जो सबसे बड़े रिसोर्सेज हैं, थर्ड मोस्ट रिसोर्सेज पूरे दुनिया में थर्कोल, जो अगर वो हम निकालें और उसको हम जलाएं तो हमें सस्ते से सस्ता बिजली मिलेगा। हमें इजाज़त नहीं मिल रहा है, या जब हम ये कहना चाहते हैं तो लोग कहते हैं नहीं हम इसको डेवलप नहीं करना चाहते हैं, आप करें, अपना मुल्क है, हम नहीं आके ये कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं स्मॉग को और पोल्यूशन को। मगर चीन और इंडिया का इसमें कोई रुकावट नहीं है, वो कह रहे हैं हम 2070 तक करेंगे। तो अब मेहरबानी से आइए इमरान खान साहब, आप जाएं थरकोल और स्टार्ट करें उधर, इसलिए कि अगर आप वो स्टार्ट करेंगे आपका इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही सस्ता हो जाएगा और 100-150 साल तक ऐसा चल सकेगा। देखिए, कहने की बात यह है कि कुछ कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन होनी चाहिए ना। हिंदुस्तान, अगर हम कुछ भी ना करें, माफ करिए, अगर हम 1 आउंस पोल्यूशन ना कंट्रीब्यूट करें एटमॉस्फेयर को, हिंदुस्तान ही काफी है कि हमें सांस नहीं लेने देगा। इसलिए कि हिंदुस्तान भी जला रहा है और हिंदुस्तान भी वो क्रॉप। और लास्ट ईयर आपकी बात से मुझे याद आ रहा है, वैसे मेरी आज इमरान साहब कह रहे हैं याददाश्त अच्छी नहीं, लेकिन एक बात मुझे ज़रूर याद आ गई कि लास्ट ईयर भी जब स्मॉग बहुत ज़्यादा थी तो ये बात भी हुई थी कि वहाँ पर भी जो बिल्कुल बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर फसलों के जो बाकियात होते हैं वो जलाए गए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई लाहौर में, ख़ास तौर पर उसके आए असरात। लेकिन इमरान साहब अगेन, क्या सिर्फ प्लांटेशन ही इस मसले का हल है या फिर कुछ और चीज़ें भी की जा सकती हैं? वैसे प्लांटेशन तो इतनी की भी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई असरात तो अभी तक नज़र नहीं आए। समीना, बात ये है कि पहली बात तो आपने तो कहा ना इंडिया में ये हुआ। अभी अगर आपको पिछले 1.5-2 महीने में मोटरवे पे ट्रैवल करने का इत्तेफाक होता तो यहाँ मोटरवे के साथ जो फसलें थी सारी उसी तरह से उनकी बाकियात जलाई जा रही थी। हमारी हुकूमतें अनफॉर्चुनेटली शॉर्ट टर्म हल ढूंढती हैं। अब आपसे मैं अर्ज करूँ अगर कि अब कराची की पहले बात कर देते हैं। 1 अशरा पहले कराची में ये फैसला किया गया कि क्लीन एंड ग्रीन करना है और उसमें शजरकारी करनी है। आपको याद है वहाँ ख़ास तौर पे ढूंढ के ऐसे पौधे लगा दिए इन्होंने जो बढ़ तो जल्दी जाते हैं
लेकिन पानी के दुश्मन तस्वर किए जाते हैं। एक ऐसा शहर जहाँ पहले ही पानी की कमी है, आप ऐसे पौधे लगा दें कि वो पानी और ज़मीन में रहने ना दें, तो ये बड़ी अजीब सी बात है हमारे यहाँ। दूसरी बात ये, इस स्मोक सिर्फ और सिर्फ ये उस फसलों की वजह से या उस तरह से नहीं होती। देखिए, एक जो स्टडी हुई है, उस स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान में तो ज़्यादा स्मोक का मसला गाड़ियों के धुएँ से है। अब क्या आपने उस सिलसिले में कोई कंट्रोल किया? फिर आप ये देखें कि पूरी दुनिया में ये इतना मसला बढ़ता जा रहा है। अगर मैं आलमी इदारे की एक रिपोर्ट का जिक्र करूँ और आपसे इदादुशुमार शेयर करूँ कि यहाँ पे दुनिया में इस वक्त ये जो मई 2021 में, इसी साल 2021 में मई में ये रिपोर्ट शाया की गई है कि 400 से ज़ायद ऐसे शहर हैं जो फ़ज़ाई और ज़मीनी आलूदगी से इस दायरे में आ जाते हैं, इन मसाइल में। और इंतहाई ख़तरनाक, माहिरीन कहते हैं ये इंतहा ख़तरनाक है इंसानों के लिए। फिर आप देखें, यही नहीं, 1.5 अरब की आबादी है इन 400 शहरों की जो इससे बराह रास्त मुतासिर हैं। और फिर आपको बता दूं, लाहौर और कराची की अगर आप स्पेशली बात करें कि यहाँ पे जो अगर फ़ज़ाई आलूदगी की बात करें तो उसमें माहिरीन का कहना यह है कि लाहौर 15वें नंबर पे और कराची 12वें नंबर पे है। यानी आलूदा तरीन मुल्कों की जो फहरिस्त है उसमें ये हालत है। और ये सिर्फ ये नहीं होता कि लोग जल्दी मर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, एवरेज एज जो है औसतन उम्र वो भी कम होती है। और वैसे भी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मुतासिर होती है ना। आप बेशक अब नजर जुकाम में आप जिंदा तो हैं, ये तो नहीं है कि हर बीमारी जानलेवा ही है, लेकिन द थिंग इज कि जाहिर है आप बीमार हैं तो आपके उस तरह 100% तो नहीं है। असल बात यही है लाली साहब कि ये मामला ऐसा है कि इसकी संगीनी का कोई अंदाजा ही नहीं कर रहा, इसको ये सोचा नहीं जा रहा कि इसमें मगर एक तरीका है। जी जी लाली साहब, क्या तरीका? इमरान, एक तरीका है जो वो जो बुज़दार ने अभी शुरू किया है, मैंने सुना है कि मैं कहता हूं एक डिपार्टमेंट बनाओ, एनफोर्स करो एनवायरमेंटल लॉज, जिसका अपना फोर्स होना चाहिए, रात दिन वो काम करना चाहिए, पोल्यूटर्स को पकड़ना चाहिए और सबसे अच्छे सिविल सर्वेंट्स उसमें ऑपरेट करना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर ऐसा वाकई आप शुरू करें तो फाइन्स भी आपको मिलेंगे, लोग भी पकड़े जाएंगे और कोई असर भी होगा। तो ये एक अच्छा स्कीम है, सुना है चीफ सेक्रेटरी का है। हिलाली साहब, बुज़दार साहब ने ये बड़ा अच्छा काम किया। वैसे तो ये पहले भी होता था, लेकिन बात क्या है, अब बुज़दार साहब काश कि ये मामला 3 महीने पहले शुरू कर देते। आप देखें, जब ये इतना ज़्यादा मामला हो जाता है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि जब हमारे सर पे कोई चीज़ गिर जाती है तो उसके बाद हम उस पर अमल शुरू करते हैं। अगर यही अमल हमने 3 महीने 2.5 महीने पहले शुरू किया होता, इतनी सख्ती इन्वायरमेंट की जो है पहले से हो जाती, तो शायद इसमें कुछ कमी हो जाती, शायद कुछ ऐसे मामला तो हो जाते। और इसका मतलब ये हुआ कि जाहिर है कि जब कोई चीज प्रायोरिटी बन जाती है, फोकस जिस पे आ जाता है, तो फिर ऐसे मेजर्स ले लिए जाते हैं जिससे इंप्रूवमेंट आती है। अब कोरोना में अगर इतनी संगीनी थी तो सब चीजें रिसोर्सेज यूज करके उसको सेटल किया गया माशाल्लाह काफी। लेकिन समीना में एक बात, लेकिन जब अब ये जरूरी तो नहीं कि हर एक का लेवल कोरोना जैसा हो तो एक हिलाली साहब आखिरी बात मैं कर दूं, फिर आप कीजिएगा। मैं समझता हूँ कि हम हुकूमत को जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें, लेकिन ये हुकूमत के अकेले बस की बात नहीं है इससे निपटना। जितनी जिम्मेदारी हुकूमत पे आयद होती है उससे कहीं ज्यादा अवाम पे आयद होती है। भाई हम अवाम अगर अपना कूड़ा बाहर फेंकेंगे, हम अवाम अगर कूड़े के ढेरों को आग लगा देंगे, हम अवाम अगर फसलों की बाकियात को जला देंगे, हम अवाम अगर पोल्यूशन बढ़ाएंगे, तो हुकूमत अकेली क्या क्या करे? हम हर चीज हुकूमत पे डाल तो जमीन पे रहते हैं, हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। जी हिलाल साहब, लास्ट कमेंट शॉर्ट प्लीज। जी बस एक चीज पे आप हम लोगों के साथ जो समुंदर के नज़दीक रह रहे हैं कराची में, अफसोस करें कि ब्रिटिश एम्बेसी ने एक छपा है एक रिपोर्ट जिसमें कहता है कि 2060 तक कराची रहेगा, उसके बाद समंदर के नीचे आ जाएगा। अल्लाह खैर करे। वो डिस्कस भी किया था एनवायरमेंटल इश्यूज में, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो लाहौर में जगह ढूंढे आने के लिए, आ रहे हैं लाहौर। हमारे दिल खुले हुए हैं लाल साहब। वैसे भी लाहौर तो आपका ससुराली शहर है, आप आ जाएं। एक ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ बताते हैं अफगानिस्तान से मुतालिक, वहाँ पर क्या सूरत हाल तब्दील हो रही है। अभी तक ये मामला फंसा हुआ है कि दुनिया
तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो ह्यूमन क्राइसिस है ऐसा लग रहा है कि बढ़ता चला जा रहा है। उनके वज़ीर ख़ारजा ने भी पिछले दिनों दौरा किया पाकिस्तान का और मुख्तलिफ मुलाकातें भी हुई, कुछ उनके इंटरव्यूज़ भी सामने आए। डिटेल में बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अफगानिस्तान के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। उनके वज़ीर ख़ारजा ने भी दौरा किया, अहम मुलाकातें हुई। कितना इंपॉर्टेंट है तालिबान की गवर्नमेंट को तस्लीम करना और वहाँ पे क्या इस वक्त सिचुएशन है, उस पर बात। हिलाल साहब, पहले आप कमेंट कीजिए। अभी तक तस्लीम नहीं कर रहा अमेरिका, इवेंचुअली ज़ाहिर दुनिया भी थोड़ी रिलक्टेंट है, तो ये मामला कैसे सॉर्ट आउट होगा, उनकी हुकूमत चलेगी कैसे? देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र लगा है ना वो अमेरिका जो सोचे, मुझे फ़िक्र लगा है हम क्या कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोहित यूसुफ ने कहा था, और उसने क्या कहा, उसने कहा कि ये जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत है या ये अफ़गान तालिबान जो हैं, ये हमारे ख़िलाफ़ इतने कोट अनकोट एंटेगनिस्टिक नहीं है जितना अशरफ गनी था। सोचिए तो सही, और ये सही कह रहे हैं वो। अशरफ गनी अमेरिकन स्टूज, हिंदुस्तान से पैसे लेने वाला और हमारा दुश्मन, उसने अपना पूरा मुल्क खोल दिया था हिंदुस्तान के लिए कि जाओ करो जो करना है पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान से। वो कह रहा है कि TTA, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, इतना दुश्मनी उनमें नहीं है जितने गनी में था। माय गॉड, इसके माने क्या कि ये थोड़ा कम है, ये को कम लोग मारेंगे, ये कम परमिशंस देंगे हमारे खिलाफ अटैक्स होने के लिए। यस, और ये बिल्कुल सही है। ये तहरीक तालिबान अफगानिस्तान कौन है भाई? इन्होंने TTP को पनाह दिया। मैं नहीं कहता अभी, इन्होंने TTP को उस वक्त पनाह दिया जब उनके कंट्रोल में अफगानिस्तान, उनके एरियाज ऑफ देयर कंट्रोल, उधर आए TTP। और ना सिर्फ उनको पनाह दिया या मदद दिया, उनको उधर से इजाजत थी कि हिंदुस्तान से पैसे ले और पाकिस्तान में अपने रेड्स अटैक करें। मैं नहीं कहता कि उनको जाके उन्होंने कहा शाबाश ये करो, मगर जब उनको पता चलता था कि ये हो रहा है, जब हमारे लोग मरते थे और हम कंप्लेन करते थे और पूरी दुनिया में न्यूज़ आता था कि पाकिस्तानी फौज के खिलाफ ये और हमारे लोगों शहीद, कुछ नहीं, देयर वाज नथिंग। और अब वो आके कह रहे हैं हम आपका और इनका समझौता करते हैं। अच्छा चलो, और अभी रिसेंट इंटरव्यू में तो उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल करीब है समझौते के, काफी एग्रीमेंट हो गया हुआ है। हाँ, नहीं, वो तो चलो ठीक है, हम देखेंगे क्या हुआ, मगर अब मैं देखना चाहता हूं कि अगर नहीं हुआ फिर क्या भाई? फिर इसका मतलब ये है कि वो उधर ही रहेंगे, वो उधर से हमें अटैक करते रहेंगे। राइट। तो मैं आपसे मैं हमारे अपने गवर्नमेंट से ये मैं पूछना चाहता हूं, आप क्या समझते हैं, ये TTP है क्या? इनमें एक दो लोग हैं जो इस्लाम से बारे में बात करते हैं, और वो भी ज़्यादा जो अलकायदा का इस्लाम था। मैं आपको कहना चाहता हूं ज़्यादातर तो ये चोर हैं, डेकॉइट्स हैं, ये आके लूटते हैं। वो रहते कैसे हैं? सिर्फ ड्रग्स और लूट, और किधर से आता है इनका पैसा? ड्रग्स और लूट। ठीक है, चलें, तो ये आपके TTP के हवाले से चाहिए हम किससे बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। लेकिन इमरान साहब, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा इस पे ज़रूर कमेंट करें कि जो अफगानिस्तान को दुनिया तस्लीम नहीं कर रही है, उनके जो अकाउंट्स हैं फ्रीज हैं, पैसा उनके पास गवर्नमेंट चलाने के लिए है नहीं है, वहाँ पर आपको क्या लग रहा है कैसे वो सॉर्ट आउट होगा चीज़ें? क्या उनकी हेल्प की जाए या तस्लीम करने से ही बात बनेंगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि अफ़गानिस्तान को उस वक्त तक तस्लीम नहीं किया जाएगा जब तक तालिबान अफ़गानिस्तान के हों, वो उनको भी दहशतगर्दों की फहरिस्त से निकाल ना दें। जब तक वो यूनाइटेड नेशन जो है उनके हवाले से क्लियरेंस नहीं देगा, उस वक्त तक अफ़गान हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जा सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अमेरिका बहादुर अगर चाहेगा तो यूनाइटेड नेशन भी कर देगा, यूरोपीय यूनियन भी कर देगा, और सारे मामला हो जाएंगे।
अब अमेरिका अपनी हजमियत का बदला अगर इनको इस तरह से जलील करके लेना चाहता है, या अमेरिका अगर ये चाहता है कि इनको तंग किया जाए, इनको घुटनों पे मजबूर किया जाए झुकने पे, तो अब देखते हैं कि आगे से ये जो है तालिबान, ये अफगानिस्तान में क्या इसका रिएक्शन आएगा। क्योंकि वो तो पूछ रहे हैं हम ऐसा क्या करें कि हमें तस्लीम कर देखिए लें। ना, जब लोग भूख से वहां मरेंगे, जब लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो फिर देखिए वो क्या पॉलिसी अपनाते हैं। लेकिन जो मौजूदा अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से अभी जो बात है, मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि पाकिस्तान की सफारती सतह पे एक कामयाबी ज़रूर है, और वो ये है कि जो यहाँ पे बड़ी कामयाबी से ट्राइका प्लस का एक इजलास हुआ। देखिए उन्हीं दिनों इंडिया ने भी एक मीटिंग बुलाई हुई थी अफगानिस्तान के इशू पे, लेकिन उसमें चीन और अमेरिका शामिल नहीं हुए। लेकिन यहाँ आपकी जो मीटिंग हुई है उसमें अफगान वजीर खारजा भी थे, उसमें अमेरिका भी था, उसमें चीन भी था, और सारे बड़े जो मेन स्टेक होल्डर्स थे वो मौजूद थे। ना सिर्फ वो सब मौजूद थे बल्कि मुश्तरका एक इलामिया भी जारी किया गया। दूसरी तरफ इंडिया में होने वाली कॉन्फ्रेंस जो थी उसके इलामिये भी 2 जारी हुए। एक इंडिया की तरफ से जिसको उन्होंने अपने तय ये कहा कि ये मुश्तरका है, लेकिन एक रूस की तरफ से, और दोनों में चीज़ें फ़र्क भी थी। तो ये मामला है कि एक ही तो पाकिस्तान में सफारती सतह पे ये कोशिश अच्छी की गई है, लेकिन असल चीज़ ये है कि क्या हम सिर्फ इन चीज़ों से खुश होते रहे कि इंडिया की हजमियत हुई है, इंडिया को कामयाबी नहीं मिली और हमारे यहाँ अमेरिका भी आ गया और चीन भी आ गया, ये हमें प्रैक्टिकली भी इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलें जी, देखते हैं आने वाले दिनों में खित्ते के हाल क्या रुख को इख्तियार करती है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।